Hello students, good morning everybody. Let's read the next poetry, Aunt Jennifer's Tigers, composed by Adrian Rich. यानी चाची जेनिफर के बाग। ये पोइट्री वेल नोन इंग्लिश पोइट एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज की गई है। इस पोइट्री के माध्यम से कवि ने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में, जो फीमेल के प्रति अपीसमेंट जो होता है, तुष्टिकरण की जो नीति होती है उसके बारे में, यानी कि पितृ सत्तात्मक परिवार, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या समाज, जिसमें कि पुरुष अपने आप को सर्वेसर्वा मानती है और वो महिलाओं का डोमिनेशन जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें आंट जेनिफर जो कि एक ओल्ड लेडी होती है, वह एक कार्डबोर्ड पे जो पैनल होता है उसके ऊपर, यानी जो पर्दा या कर्टेन होता है, क्लॉथ, जिसके ऊपर वो टाइगर्स बनाती है, यानी कि वो एम्ब्रॉयडर्ड का कार्य करती है। लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड जो है वो उसे स्कॉल्ड करते हैं कि आप आइडली बैठी रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो, या फिर व्यर्थ में ही ये एम्ब्रॉयडर्ड का कार्य जो कर रही हो। यानी कि इस पोइम में कवि ने एक महिला के द्वारा उसकी फीलिंग्स को उजागर करना चाहती है कवयित्री, कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो समाज में प्रताड़ना की शिकार होती है, या किस तरीके से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि बात बात पर उसे कंट्रोल किया जाता है और उससे हर एक्टिविटी जो है वो अपने हस्बैंड या परिवार की जो मुखिया होता है, पुरुष मुखिया, उसके नियंत्रण में काम करना पड़ता है। यानी कि उसे जीवन की हार्श और बेटर जो एक्सपीरियंस होता है उससे गुजरना पड़ता है। तो आइए विस्तृत रूप से इस पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें देखिए, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करते हुए आगे बढ़ना, अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी कि पर्दे के इस छोर से उस छोर की ओर, फ्रॉम वन साइड टू अदर। यानी कि चाची जेनिफर ने जो बाग बनाए थे एम्ब्रॉयडर्ड, जिसे फलक पर बनाए तो या जो पर्दे पे बनाए गए हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि इस छोर से कूदते हुए दूसरे छोर पर आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज, यानी कवित्री ने इनको ब्राइट टोपाज बोला है। अब टोपाज क्या होता है? ए ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन विच इज यूज्ड इन ज्वेलरी, यानी पारदर्शी पीला पत्थर, यानी प्रीशियस कीमती पत्थर, जिसे आभूषणों के अंदर काम में लिया जाता है, यानी चमकीला पीला पुखराज जिसे कहते हैं। ये भी जैसे गोल्ड और डायमंड वगैरह उनकी तरह ये मेटल होता है जो कि आभूषण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो कवित्री जो है इसमें ये उस बागों को, जो इनका कलर जो है वो गोल्डन होता है, ब्राइट गोल्डन, सुनहरा, यानी कि उस टोपाज की तरह, यानी कि उसने इसके ऊपर ये मेटाफोर व्यक्त किया है। ए डेनिजन, यानी इनहेबिटेंट या ड्वेलर्स, निवासी ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी ग्रीन फॉरेस्ट, यानी कवित्री उन्हें हरे भरे जंगलों का निवासी मानते हैं, क्योंकि बाघ जो है वो जंगलों में रहते हैं। तो जो चित्रफलक बनाया गया है, उस चित्रफलक का बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर पूरी हरियाली, पेड़ पौधे, यानी कि जंगल का सीन बनाया गया है, और पेड़ों के नीचे उन बाघों को खड़े हुए या उछल कूद करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें कवित्री जो है एक तरफ आंट्स लाइफ और दूसरी तरफ टाइगर्स लाइफ में कंपेयर करती है कि एक तरफ तो देखिए ये जंगली जानवर जो है, यानी बाघ वगैरह कितने स्वतंत्र है, और एक तरफ चाची जो कि बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है और अपने परिवार से या हर कार्य को करने से पहले 10 बार उसको सोचती है या कांपती है कि भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए।
दे डोंट फियर द मैन बेनीथ द ट्री, यानी कवित्री कहती है कि पेड़ों के नीचे जो आदमी खड़े हैं उनसे भी इन बाघों को डर नहीं है। अब पेड़ों के नीचे आदमी कौन, यानी हंटर्स हु केम देयर टू हंट द टाइगर्स, यानी वो शिकारी जो उन बाघों का शिकार करने के लिए आए थे, वो वहां पेड़ों के नीचे खड़े हैं। फिर भी उस चित्र के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे कि बाघ उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। दे पेस, पेस का मतलब होता है वो तेजी से दौड़ते रहते हैं। इन स्लिक, स्लिक का मतलब होता है शाइनिंग एंड वेल ग्रूम, शाइनिंग एंड वेल ग्रूम, यानी चिकने और अत्यधिक बने ठने। सिविलरिक यानी ऑनरेबल एंड ब्रेव, यानी सम्मानित, आदरणीय और बहादुर। सर्टेनिटी यानी कॉन्फिडेंस, यानी पूर्ण विश्वास के साथ। कहने का मतलब है कि ये बाघ जो है अत्यधिक चमकीले, बने ठने और ऑनरेबल और ब्रेव और कॉन्फिडेंस के साथ में, यानी कि वो निडर होकर के वहां जंगल में इधर से उधर उछल कूद करते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं था, बट यह आंट जेनिफर की आर्ट थी। अब इसके बारे में विस्तृत पढ़ने के लिए स्टेजा पढ़ते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग ए लेडी, यानी कि कवि जो है एक महिला के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, यानी बता रही है। होम सी एड्रेसेज एज आंट जेनिफर, जिसे वो आंट जेनिफर के नाम से एड्रेस करती है, मतलब संबोधित करती है। सी सेज दैट, वो कहती है कि, यानी कवित्री कहती है कि आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि चाची जेनिफर जो है डूइंग एम्ब्रॉयडरी, यानी कि वो कसीदाकारी का कार्य कर रही है। ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े के एक टुकड़े पर या भाग पर, विच कुड बी टेबल क्लॉथ, अब हो सकता है वो मेज पर बिछाने वाला कपड़ा हो, और ए वॉल हैंगिंग, या दीवार पर या दीवारों के ऊपर लटकाया जाने वाला पर्दा हो, कोई भी पर्दा हो सकता है। सी हैज डिजाइन्ड इट विथ ए ब्यूटीफुल टाइगर्स, यानी कि चाची जेनिफर ने इस पर्दे पर सुंदर बाघों का चित्रण किया है, आर्ट बनाई है। विच आर रनिंग फियरलेसली, जिसमें उसने यह उन्हें दौड़ते हुए बताया गया है कि किस तरीके से वो निडर होकर के दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द ग्रीन फॉरेस्ट, इन हरे भरे जंगलों के अंदर। सी हैज डिस्क्राइब्ड देयर ब्यूटी, यानी कि चाची जेनिफर ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है या उल्लेख किया है बाय कंपेयरिंग देम विथ ए प्रीशियस येलो स्टोन, यानी कि चाची ने उन बाघों को प्रीशियस येलो स्टोन जो होता है कीमती पीला धातु, यानी कि गोल्ड वगैरह जो होता है पुखराज, उससे चाची ने इन बाघों की तुलना की है। नाउन एज टोपाज, जो कि टोपाज के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? टोपाज के नाम से जाना जाता है वो येलो प्रीशियस स्टोन। सी सेज दैट दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप, यानी कि ये चाची के बाग जो है यहां पर्दे पर जो ग्रीन बैकग्राउंड बनाया गया है उसके ऊपर ये चमकीले पीले रंग के दिखाई देते हैं ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। दे आर फियरलेस, यानी ये बाघ भय रहित है, यानी निडर है। एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मैन, और अब जबकि इन बाघों ने मनुष्य की उपस्थिति जंगल में देखी है, फिर भी, या उन शिकारियों को उन्होंने वहां देखा है, फिर भी शिकारियों को देख करके भी उनके मन में किसी तरह का फियर उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी तरह का डर नहीं हुआ है, यानी कि वो निडर होकर के उनको पता है कि ये शिकारी यहां शिकार करने के लिए आए हैं और हमें किसी भी समय शॉट डाउन किया जा सकता है, यानी शॉट डेड किया जा सकता है, बट फिर भी वो निडर होकर के इधर से उधर उछल कूद करते हुए दौड़ रहे हैं। हियर वी कैन सेंस द कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कवित्री कहती है कि हम यहां समझ सकते हैं कि द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द बिहेवियर, यानी उनके व्यवहार की तुलना, यानी विरोधाभास जो है बिटवीन द टाइगर्स एंड द आंट, यानी बाघ और चाची के बीच में। Though the tigers designed by her are fearless, यद्यपि उसके द्वारा जो बाघ डिजाइन किए गए हैं उसमें वो फियरलेस बताए गए, यानी कि उनकी निडरता को बताया गया है। बट सी herself is afraid of her husband, लेकिन बाघ तो स्वतंत्र है, उनके सामने शिकारी खड़े हैं, फिर भी उन्हें डर नहीं है। लेकिन चाची जो है उनसे ठीक विपरीत कंडीशन में है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती है। फर्दर, उससे आगे द पोएट सेज दैट, कवि ये कहती है कि
द टाइगर्स आर प्राउड एंड फियरलेस, कि बाघ तो गर्व महसूस करते हुए निडर होकर के दौड़ते रहते हैं। सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगल के निवासी कहलाते हैं। सिटीजन यानी ड्वेलर्स या नागरिक, दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, यानी कि वो बहुत ही शाइनी एंड एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेशियस, भव्य, और शाइनिंग यानी वेल ग्रूम्ड या सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन या सेकंड, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी कि जिस समय चाची जेनिफर उस पर्दे पर या उस कपड़े के पीस पर ऊन से जो टाइगर बना रही थी, तो वो जो नीडल थी जिसकी वजह से वो ऊन उसमें यूज कर रही थी, उनको निकालते समय उसकी उंगलियां जो है वो फ्लटरिंग हो रही थी। फ्लटर का मतलब होता है ट्रेम्बल यानी कांपना। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी उसकी उंगलियां इस तरीके से कांप रही थी कि वो आइवोरी यानी मेड ऑफ आइवोरी यानी हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल थी, जिससे कि हम ऊन कपड़े के ऊपर यूज करते हैं, उसकी सहायता से हार्ड टू पुल, यानी कि वो सुइयां भी खींचना उसके लिए मुश्किल हो गया था, इतने उसके हाथ कांप रहे थे। द मेशियू, मेशियू का मतलब होता है हैवी, भारी भरकम। वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी उस चाची का चाचा के साथ में जो शादी हुई थी, तो वो शादी का जो बंधन था, वेडिंग बैंड, बैंड का मतलब होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी फीता जिसको कहते हैं, या वो शादी का एक बंधन कहते हैं। यानी कि वह जो शादी हुई थी चाचा के साथ में उसकी, वो शादी की, अब हो सकता है चाचा की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी वो चाचा के साथ में जो उसकी शादी हुई थी, वो शादी का बंधन जो है वो निभा रही है। यानी कि अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो बड़े आराम से मतलब वो निभा रही है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि वो भारी भरकम फीता जो है या शादी का बंधन चाची के हाथ पे रखा हुआ है। यानी कि इस बंधन को, हालांकि चाची के लिए इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़ाना उसके लिए असंभव है, लेकिन फिर भी वह इस कठिन परिस्थितियों में भी उस बंधन को निभाते हुए अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रही है। हियर द पोएट डिस्क्राइब द फियर ऑफ आंट जेनिफर, यहां कवित्री ने चाची जेनिफर के डर को बताया है टुवार्ड्स हर हस्बैंड, उसके पति के प्रति। यानी कि इसमें कवि ने यह बताया है कि देखिए किस तरीके से चाची जो है वो अपने पति से भयभीत है, डर रही है। She says that while she is doing embroidery, यानी कवित्री कहती है कि जिस समय चाची जेनिफर ये कसीदे का कार्य कर रही होती है, हर फिंगर्स आर क्विरिंग, तो उस समय मैंने देखा है कि उसकी उंगलियां कांप रही है, यानी शेकिंग हो रही है। विथ फियर ऑफ हर हस्बैंड, यानी अपने पति के डर की वजह से। उसको पता है कि मैं एम्ब्रॉयडरी का ये कार्य कर रही हूं, और मान लीजिए किसी भी क्षण मेरे हस्बैंड आएंगे और मुझे ऐसा करते हुए देखेंगे तो मुझे वो स्कॉल्ड करेंगे, मुझे वो डांटेंगे। हर हस्बैंड डज नॉट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि उसके पति को उसका जो ये हॉबी है एम्ब्रॉयडरी का कार्य करने का, वो बिल्कुल भी उन्हें स्वीकार्य नहीं है। Therefore, she trembles while she is embroidering, मतलब एम्ब्रॉयडरिंग, यानी कहने का मतलब है कि जिस समय वो ये कसीदाकारी का कार्य कर रही होती है, उस समय उससे डर लगने लग जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। द पीस ऑफ क्लॉथ, जिस समय हाथ में उसके वो कपड़े का टुकड़ा उठाए उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी का कार्य करती है। इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल अप एंड डाउन, क्योंकि हाथ ऐसे कांपने लग गए हैं कि सुई को ऊपर नीचे करना या आगे पीछे करना भी उसके लिए असंभव हो गया है। देन शी डिस्क्राइब द वेडिंग रिंग, उसके बाद में वो शादी की अंगूठी के बारे में बात कर रही है कि जो जिस समय उनकी शादी हुई थी तो मतलब चाची के हस्बैंड ने उनको एक गिफ्ट दिया था रिंग के रूप में, which was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. She says that it is a kind of burden for her. तो कवित्री कहती है कि वो रिंग क्या दी, यह एक तरीके से चाची के लिए बहुत बड़ा बोझ दे दिया। वियर दिस रिंग, यानी कि जो ये अंगूठी उसने पहनी है, उसको पहनते ही उसके ऊपर कितनी मतलब सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। शी हैज बीन टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड,
और उसके बाद उसके हस्बैंड के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, सो मच, इतना अधिक, दैट द वेडिंग रिंग विच कुड हैव बीन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, मतलब इतना प्रताड़ित किया कि शादी का जो ये रिंग था, अंगूठी, जिसे कि एक सुंदर उपहार माना जाता है उसके लिए, सीम्स लाइक ए बर्डन टू हर, लेकिन जब वो इतनी टॉर्चर्ड हुई है तो वो शादी की रिंग जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। शी हैज फेस्ड सो मैनी डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ, क्योंकि चाची जेनिफर ने अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना किया है। दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज ए हैवी बैंड, हालांकि वो रिंग तो बिल्कुल छोटी है लेकिन उसे एक भारी भरकम फीते के रूप में या बंधन के रूप में बताया गया है। ऑन हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स, यानी कि उसकी कांपती हुई उंगलियों में जो ये रिंग पहनाई गई है, दिस मीन्स दैट द रिंग इज एसोसिएट विद सम बैड एक्सपीरियंस, यानी कि कवित्री ये बताती है कि वो शादी की जो अंगूठी है वो कोई ये सिंपल चीज नहीं थी, बहुत ही सुंदर उपहार था, लेकिन उसके लिए ये एक भारी बंधन हो गया। सम बैड एक्सपीरियंस, यानी कि यह चाची के लिए कुछ बुरे अनुभव थे, इन फॉर्म ऑफ टॉर्चर, यानी प्रताड़ना के रूप में। ये कोई सुंदर उपहार नहीं था बल्कि ये प्रताड़ना का एक रूप था। सी हैज फेस्ड, क्योंकि इस प्रताड़ना का चाची जेनिफर ने अपने जीवन में सामना किया था, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स डोमिनेटिंग बिहेवियर, क्योंकि उसके पिता का ये प्रभावशाली बिहेवियर जो था, यानी प्रभुत्व, एकाधिकार स्थापित करना कि तो मेरी पत्नी है तो तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, या जैसा मैं तुम्हें कहता हूं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कहूंगा तो ही तुम्हें घर से बाहर पैर रखना है, अन्यथा तुम्हें घर से पैर भी बाहर नहीं रखना है। यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर कटाक्ष किया गया है इस पोएम के माध्यम से। थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड, अब कवित्री कहती है कि जब चाची मर जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ, यानी कि उसके ये कांपते हुए हाथ उस समय भी वो इस अंगूठी से घिरे हुए रहेंगे, यानी कि सराउंडेड विथ, कौन सी, यानी कि परिवार की जिम्मेदारियों से मर भी जाएगी लेकिन मरने के बाद में भी वो फिर कांपेगी, डरेगी। ऑर्डियल्स, यानी कठिन परीक्षाएं, यानी डिफिकल्ट और टफ एक्सपीरियंस, यानी कठिन और टफ, हार्ड, कठोर अनुभव। शी वाज मास्टर्ड बाय, कि उसे उसके पति के द्वारा मास्टर्ड किया गया था, यानी नियंत्रित किया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल, अब चित्रपट पर जो बाघ बनाए गए थे, दैट शी मेड, जो उसने बनाए, विल गो ऑन प्रेंसिंग, जो कि उछल कूद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, प्राउड, गर्व महसूस करते हुए, एंड अनअफ्रेड, और बिना किसी डर या भय के। लेकिन मरने के बाद में चाची तो खुद उस समय, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट वन कैन इजीली सेंस आंट्स डिजायर फॉर फ्रीडम, यानी कोई भी ये कवि कहता है कि वन कैन इजीली सेंस, कोई भी ये आसानी से समझ सकता है कि आंट्स डिजायर फॉर फ्रीडम, कि चाची की स्वतंत्रता के लिए कितनी मतलब डिजायर है, इच्छा है, एंड फियरलेसनेस थ्रू हर डिजाइन, और उसने अपनी इस डिजाइन के द्वारा फियरलेसनेस को उजागर किया है, उसके भय को, डिजाइनिंग ऑफ टाइगर्स, यानी बाघों का चित्रण करके। फर्दर शी सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आंट, आगे फिर वो कवित्री कहती है कि चाची के लिए यह संभव नहीं है टू अचीव दिस फ्रीडम, इस प्रकार की स्वतंत्रता को प्राप्त करना, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल के दौरान। शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ, यानी कि उससे चाची को स्वतंत्रता केवल उसकी मृत्यु के बाद ही प्राप्त की हो सकती है, बाकी जब तक वो जिंदा है तब तक वो फ्रीडम का स्वप्न ही नहीं देख सकती है। बट हियर ऑल्सो द आयरनी ऑफ हर लाइफ इज दैट स्टिल, लेकिन यहां पर उस स्थिरता के लिए या शांति के लिए कवि ने विडंबना व्यक्त की है, आयरनी। शी विल बी टाइड अप विथ सेकल्स इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग रिंग, यानी कि उसे सेकल के रूप में, वेडिंग रिंग जो दी गई थी उसके रूप में उसे बंधनों से बांध दिया जाएगा। द रिंग वॉज द सोल प्रूफ ऑफ दैट द टॉर्चर्स, अब वो शादी का जो अंगूठी दिया गया था वो एकमात्र सबूत है, या सबूत था, सोल यानी ओनली, ऑफ द टॉर्चर्स, उन प्रताड़नाओं का, विच शी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड,
और वो प्रताड़नाएं जो कि उसके हस्बैंड के द्वारा उसे दी गई थी, उसका चाची जेनिफर ने सामना किया था। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देर आर द टाइगर्स डिजाइन बाय आंट जेनिफर, यानी आंट जेनिफर के द्वारा ये टाइगर बनाए गए हैं, विच विल ऑलवेज डेपिक्ट हर डिजायर ऑफ लिविंग ए फेयरलेस लाइफ, जिसमें ये बताया गया है कि वो हमेशा लोगों को ये बताए रहेंगे कि किस तरह वह अपने जीवन में स्वतंत्र और निडर होकर के जीना चाहती थी। जंपिंग प्राउडली एंड ब्रेवली ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ, जिस तरीके से इन बागों को इस कॉटन के कपड़े पर उछल कूद करते हुए शान से और निडर होकर बहादुरी पूर्वक उछल कूद करते हुए दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरी गेट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स? डेनिजन यानी इनहेबिटेंट या ड्वेलर्स एंड शिवलरी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि ऑनरेबल एंड ब्रेव। एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, जिसमें हमारे बाघों के प्रति जो है वो एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से समझाया गया है। द वर्ल्ड डेनिजन्स मीन्स दैट, यानी कि डेनिजन जो शब्द है इसका तात्पर्य है दे आर प्राउड ऑफ देयर होम, कि ये बाघ जो है अपने घर के अंदर, यानी उनका घर कौन सा, फॉरेस्ट, वहां उन्हें रहते हुए गर्व महसूस होता है। दे फील सेफ देयर, क्योंकि बाघों को वहां सुरक्षा महसूस होती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। एंड हैव ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच्ड टू इट, और उन्हें ये भी फीलिंग्स रहती है कि हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। द वर्ल्ड शिवलिक शोज दैट, लेकिन ये शिवलिक शब्द ये दिखाता है कि दे हैव मैजेस्टिक एंड वर्थी पोजिशन लाइक नाइट्स, कि वो शानदार और नाइट्स की तरह उनकी भी स्थिति वर्ती है, यानी कि महत्वपूर्ण है। सेकेंड क्वेश्चन, Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? आप ये क्यों सोचते हो कि चाची जेनिफर के हाथ जो है वो जिस समय वो ऊन की निडल निकालती है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा, Why is she finding the needle so hard to pull? चाची को ऐसा कठिनाई क्यों महसूस होती है जिस समय वह उस नीडल को खींचती है, उसे कठिनाई क्यों होती है? Her hands are fluttering probably because, उसके हाथ संभवतः इसलिए कांप रहे होंगे, फ्लटरिंग यानी ट्रेमलिंग, बिकॉज सी इज स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि वह अपने हस्बैंड से डरी हुई है, भयभीत है। हु कुड कम एनी टाइम, उसे इस बात का डर है कि मेरे हस्बैंड कभी भी आ सकते थे। एंड स्कोल्ड हर फॉर सिटिंग आइडली, और शायद वह मुझे इस आलस्य पूर्वक यहां बैठे हुए देखते तो मुझे डांटेंगी। एंड वेस्टिंग हर टाइम डूइंग एम्ब्रॉयडरी, और कहेंगे कि तू अपना समय जो है ये कसीदाकारी का कार्य करते हुए फालतू में ही व्यर्थ में बिता रही हो। सी फाइंड्स द नीडल सो हार्ड टू पुल, अब वह उस सुई को खींचना अधिक कठिन पाती है, क्योंकि हर फिंगर्स आर टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल थ्रू हर लाइफ, क्योंकि उसके हाथ या उंगलियां जो है वो जीवन भर कठोर परिश्रम करते करते, निरंतर परिश्रम करते हुए जीवन भर ऐसा परिश्रम उसने किया, इसलिए उसके हाथों की उंगलियां जो है वो कांपने लग गई थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मेसिवेट, यानी ये मेसिवेट जो छवि प्रकट की गई है वो क्या सुझाव देती है ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? द इमेज ऑफ द मेसिवेट, तो इसमें कवियत्री बताती है कि मेसिवेट जो इमेज उसने प्रस्तुत की है ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी भारी भरकम हैवी बर्डन, यानी कि वो शादी का फीता यानी कि रिंग which was given by her husband to Aunt Jennifer, suggests the weight of the tough and harsh experience of the midlife of Aunt Jennifer, जिसमें ये बताया गया है कि Aunt Jennifer ने अपने वैवाहिक जीवन में जो बोझ महसूस किया है, कठोर और हार्ड, जिसे हार्ड भी एक ही चीज है, और कटु जो अनुभव हुआ है वैवाहिक जीवन का, उसके बारे में बताया गया है। द इमेज इज सजेस्टिव, यानी ये छवि सुझावात्मक है। एंड द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक, और ये वैवाहिक बंधन ये प्रतीकात्मक है। इट इंडिकेट्स द मैरिज बॉन्ड, यानी ये शादी के बंधन को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, विच इज अनब्रेकेबल, क्योंकि शादी का जो बंधन होता है वो अनब्रेकेबल होता है, यानी कि अटूट रहता है बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, पति और पत्नी के बीच में ये बंधन कभी टूटना नहीं चाहिए। ऑफ व्हाट और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza, यानी क्वेश्चन नंबर 4,
of what or of whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza. Aunt Jennifer is terrified of the dominance of her husband. यानी कि तीसरे स्टेंजा में कवि ने यह बताया कि भाई चाची जेनिफर को क्या और किससे या किस बात से उनको डर है। तो चाची जेनिफर जो है वो ये जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व का जो बोध है, पुरुष सत्तात्मक समाज और हर हस्बैंड उसके पति का इन द पैट्रियार्चल यानी मेल डोमिनेंस जिसे कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, यानी कि घर का मुखिया ही सर्वस्व होता है और सभी को उनके कहने पर ही चलना पड़ता है। सोसाइटी एक ऐसा समाज, पुरुष प्रधान समाज, इन विच सी इज लिविंग, जिस समाज में वो रह रही है, सी इज ऑप्रेस्ड, यानी कि चाची को प्रताड़ित किया जाता है, एंड बॉन्डेड एंड इज डेनिड एनी फ्रीडम इन हर लाइफ, और उसे बंधनों में बांध दिया जाता है और उसे जीवन में यदि किसी भी प्रकार की वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से उसे डेनिड कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी ऑर्डेल? ऑर्डेल का मतलब होता है कठिन परीक्षा, टफ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, यानी आंट जेनिफर जो है वो किस कठोर परिश्रम या अनुभव से मतलब घिरी हुई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है कि द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड, जिसमें कवि ने ये रिंग्ड वर्ड जो है उसका प्रयोग किया। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम में रिंग्ड वर्ड जो है उसका क्या यूज है, मीनिंग है। ऑर्डिल्स हियर रेफर्स टू द ऑर्डर्स और कमांड ऑफ आंट जेनिफर्स हस्बैंड, यानी कि ऑर्डर और कमांड जो उसके चाची जेनिफर के हस्बैंड के द्वारा उसे दिया गया था, उसके लिए ये ऑर्डिल वर्ड जो है वो इंडिकेट किया गया। बिकॉज, क्योंकि हर हस्बैंड्स एटीट्यूड्स टुवर्ड हर, क्योंकि उसके पति का दृष्टिकोण अपनी पत्नी के प्रति इज नॉट राइट, सही नहीं है। सो सी इज सैड एंड डिप्रेस्ड, इसलिए चाची जो है वो दुखी है और डिप्रेस्ड है, यानी बेचैन है। सी इज अपसेट लिसनिंग टू हिज ऑर्डर, क्योंकि अपने हस्बैंड के बार बार आदेशों को सुनकर के वो बहुत ही अपसेट हो गई है, परेशान हो गई है। सी हैज नॉट गॉट इक्वल राइट्स, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ को समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन चाची जेनिफर को समान अधिकार दिया नहीं गया है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में, इट सीम्स लाइक सी इज वर्किंग लाइक ए पपेट, ऐसा लगता है कि वह एक कठपुतली की भांति कार्य करती हुई प्रतीत होती है। उसे किसी भी तरह का अपने हस्बैंड के बराबर कोई अधिकार नहीं दिया गया है, वो ऐसे काम करती है जैसे कि कोई कठपुतली काम कर रही हो। रिंग्ड, अब ये रिंग्ड जो वर्ड है रेफर्स टू विशियस सर्कल ऑफ द ट्रबल्स, यानी कि उन परेशानियों का जो कुचक्र है, फ्रॉम विच शी इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू कम आउट, जिससे वो ये पाती है कि इनसे बाहर निकलना मेरे लिए कठिन है, यानी कि इन परेशानियों से मैं कभी जिंदगी भर भी उब नहीं पाऊंगी। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her character? What might the poet be suggesting through this difference? तो इसका आंसर देखिए, क्रिएटिंग ए हैंडमेड टाइगर ऑन स्क्रीन, यानी हाथ के द्वारा पर्दे पर जो टाइगर बनाए गए थे। द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हर डिजायर, जिसमें कवि अपनी इच्छा को उजागर करती है, टू बी कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, एंड ब्रेव और बहादुरी का, थ्रू हर क्रिएशन, यानी कि अपनी रचना के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि टाइगर्स आर ब्रेव एंड फियरलेस अमॉन्ग देयर कम्युनिटी, क्योंकि उनके समुदाय में बाघ जो है वो अपने आप को निडर और बहादुर मानते हैं। शी आल्सो वांट्स टू लिव द सेम लाइफ, अब चाची जेनिफर भी उन बाघों की तरह बहादुरी पूर्वक और स्वतंत्रता या फियरलेस होकर के अपनी जिंदगी जीना चाहती है। बट टिल नाउ सी इज ओनली ड्रीमिंग ऑफ इट, अब तक वो केवल इसका स्वप्न ही देख रही है। द पोएट इज ट्राइंग टू शो, कवित्री ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देयर इज ए बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बोथ, यानी दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ बाघ स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं और एक तरफ चाची जो है वो गुलामी का जीवन जी रही है। ऑन वन हैंड, एक तरफ इस टाइगर हु रोम्स एंड हंट्स लाइक ए किंग इन द जंगल, एक तरफ बाघ जो है
वो जंगल में भटकता है या घूमता है, एंड हंट्स और शिकार करता है, लाइक ए किंग इन द जंगल, जंगल में एक राजा की भांति। ऑन द अदर साइड इज आंट जेनिफर, दूसरी तरफ चाची जेनिफर जो है, हु वंडर्स इन हर ओवन हाउस, वह अपने स्वयं के घर में ही इधर उधर भटक रही है, इन फियर एंड पैनिक, भयभीत और आतंकित होकर के। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेट एक्सप्लेन द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम, यानी वो प्रतीक कौन से हैं जो इस कविता में पाए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है, उन सिंबलों के बारे में, उन प्रतीकों के बारे में। द पोएट यूजेस मैनी सिंबल्स इन दिस पोएम, यानी कवि ने यहां बहुत सारे प्रतीकों का उल्लेख किया है। द टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ करेज, ग्लोरी, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस, यानी सबसे पहले कौन सा सिंबल दिया था? द टाइगर्स, जो कि किसके प्रतीक है? करेज, ग्लोरी, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस, यानी बहादुरी या साहस, ग्लोरी वैभव, शान एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास या दृढ़ निश्चय। द मेसिव बेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और दूसरा था भारी भरकम चाचा के शादी का वो बंधन। इस सिंबल जो कि किसका प्रतीक है? ऑफ हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ एंड जेनिफर्स मैरिड लाइफ, जो कि चाची जेनिफर के वैवाहिक जीवन का एक कठोर और कटु या कड़वा अनुभव है। और ऑर्डियंस किसका सिंबल है? एंड रिंग्ड आर सिंबल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि किसके सिंबल हैं? फ्रस्ट्रेशन के, एंगर के एंड एक्सप्रेशन यानी इरिटेशन, बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट र्यूडनेस फ्रॉम हर हस्बैंड साइड, क्योंकि निरंतर वह अपने पति की ओर से रूखेपन का व्यवहार जो भुगतती है। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, क्या आपकी चाची जेनिफर के प्रति किसी तरह की कोई सहानुभूति है? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, और ये भी बताइए उस स्पीकर का यानी कि उस कवित्री का चाची जेनिफर के प्रति क्या वो एटीट्यूड है, नजरिया? यस आई डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, हाँ स्पीकर कहता है कि मेरा चाची जेनिफर के साथ में सिंपैथी है, सहानुभूति है। द स्पीकर आल्सो हैज हर सिंपैथीज फॉर आंट जेनिफर, और स्पीकर भी अपनी सिंपैथी जो है चाची जेनिफर के प्रति व्यक्त करता है। इनफैक्ट वास्तव में द पोएम इज ए फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद। पोएम विच क्रिटिसाइज द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, जिसमें नारीवाद में यह बताया गया है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है या दुनिया जो है उसके ऊपर आलोचना की गई है एक नारीवाद के द्वारा। फॉर टेरिफाइंग एंड डैनिंग द वुमेन इक्वल राइट्स, कि वो महिलाओं को भयभीत करने में और उन्हें उनके समान अधिकारों को देने से इनकार कर देते हैं। इस तरीके से इस पोएट्री के ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ में ये पोएट्री यहीं एंड हो जाती है। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल।